नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ मी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर 7th क्लास का, जिसका नाम है वायु। तो इसके बारे में जानेंगे कि वायुमंडल में क्या क्या संघटन है, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी लेयर हैं। फिर उसके बाद पवनें पढ़ेंगे, कौन कौन सी विंड है, जो किस किस टाइप की, क्या क्या नाम है उसका। वो आज हम इसी चैप्टर में सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को विकृत जो विकिरण के रूप में आती है, विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे, क्या बोलना चाह रही है कि जैसे ये कुछ हो रही है, ये विकिरण आ रही है, तो इसमें क्या करती है कि जैसे ये सूर्य से कोई किरण आ रही है तो CO2 होती है, वो ऑब्जर्व कर लेती है और उसी को यहीं रख लेती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, परावर्तित नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव जो पैदा करती है, उसका कारण यही है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं गैस। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि CO2 बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, दोनों नुकसानदायी है। किंतु जब कारखाने, कार और धुआं से वायुमंडल इसका स्तर बढ़ जाता है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कैसे क्या, ये तो आपने सुना होगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका कारण मैन का ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग? इसका कारण है कि ये जो GHG है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेज तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ है वो पिघलने लगती है। तो जमी हुई बर्फ पिघलेगी तो इससे क्या होगा, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, तो जो तटीय क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ सकती है, वो जलमग्न हो सकते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या वो प्रभावित होगी। और भी बहुत सारे हैं कारण, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो वैश्विक तापन है, तो इससे क्या होगी, जो ओजोन परत उसका क्षय होगा, वो नष्ट होगी, तो उससे सूर्य किरणें हैं वो डायरेक्ट आके हमारी बॉडी पे पड़ेगी, तो स्किन की बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी कम हो सकती है इससे। तो ये एक संदर्भ दे रखा था, रेफरेंस था कि क्या आप जानते हैं। तो इसमें भी बॉक्सों में छोटी छोटी जानकारी बहुत अच्छी दे रखी होती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि वायु और वायुमंडल संगठन क्या क्या है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। पृथ्वी चारों ओर से जो है वायुमंडल है, ये वायु की जो परत है, तो वायुमंडल जो परत है पृथ्वी के चारों ओर, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, और ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल भी सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। ये वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो इसीलिए पृथ्वी है जो सबसे सुलभ ग्रह है, जो
जीवन योग्य है सबसे। तो अभी हम देखेंगे कि वायुमंडल का संघटन क्या क्या है। इसमें देखेंगे वायुमंडल का क्या क्या संघटन है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, कितने कितने क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये डायग्राम दे रखा है, जो ये पृथ्वी का ही बनाया हुआ है, ऐसा है। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन है वो 21% है। ट्वेंटी वन परसेंटेज ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा गैस है वो है जो ये 78% नाइट्रोजन। और ऑर्गन है वो है 0.93, बहुत कम है। और अन्य सभी है उसमें है 0.04%। जो अन्य गैस है उसमें है CO2। आप समझ लो इतनी कम मात्रा में फिर भी नुकसान कर सकती है, जैसे जैसे बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकती है। तो इसमें क्या, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिस वायुमंडल सबसे बड़ा भाग है, वो है लगभग 99 तक है। CO2, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, सबको बता वो बिल्कुल 0.04%। 0.04। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। धूल के कण तो बिल्कुल मौजूद है। जब ये छोटे छोटे धूल के कण नहीं हो गए ना, एक आपको बता देता हूँ ये बात। ये जब छोटे छोटे कण हैं तो ऊपर यहाँ से जब ये मान लो कि समुद्री तल है और ये सूर्य की किरणें आके इस पे गिरती है तो यहाँ से जल वाष्प है वो ऊपर जाती है। जब ये धूल के कणों से मिलती है तभी तो बारिश की बूंदों का निर्माण करती है, इनके बिना नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब ये देखो 78% है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे अपने जीवन में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट पेज हो जाते हैं। होती है वे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कि वायुमंडल जो 78% नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। मरदाता कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन है, जो इनकी जड़ों में कुछ जीवाणु हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन है इससे ग्रहण करके इसका स्वरूप बदल देते हैं। स्वरूप बोले जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रो ऑक्साइड हो गया ऐसे, और जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं ये। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है जो कि 21% है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। वृक्ष काटने क्या है कि वृक्ष होते हैं जो ट्रीज है वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं और CO2 को इन लेते हैं। इसकी वजह यदि हम पेड़ को काट देंगे तो ये ऑक्सीजन है इसका लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2। CO2 एक इम्पोर्टेंट गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु CO2 बाहर निकालते हैं जब हम श्वसन आउट करते हैं,
तो CO2 निकलती है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है, जिससे संतुलन बना रहता है। जितने हम CO2 आउट करते हैं उतने वो CO2 ले लेते हैं, परंतु ये संतुलन कोयला, खनिज आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप CO2 का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी, मौसम और जलवायु को भी परिवर्तित करता है। तो ये न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि बहुत सारे कन्वेंशन होते रहते हैं जलवायु के लिए। हर कोई कहीं पे भी कोई मीटिंग है तो उसमें पहला तो होगा CC क्लाइमेट चेंज। इसका मुद्दा तो एक होता ही होता है। जैसा आपने सुना होगा कि पेरिस समझौता, जो 2015 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं, इसमें बता रखा है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन होती है, भारी और नीचे आ जाती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और आसपास क्षेत्रों में ठंडी वायु जो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और इससे वायु चक्कर चलता रहता है। तो इसका हम एक डायग्राम से समझाते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये, मान लो भाई ये पृथ्वी की ये परपटी है, ये सूर्य है, यहाँ ये किरणें आती रहेगी। तो यहाँ आके जब यहाँ पे सतह ज़्यादा गर्म होगी तो यहाँ से गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, यहाँ आएगी। जब ऊपर उठेगी ये गर्म हवा तो ये स्थान खाली हो जाएगा, तो यहाँ से जो ठंडी हवा है तो वो नीचे आ जाएगी। ठंडी और भारी रहती है, जो गर्म होगी वो हल्की होगी, तो ये नीचे आ जाती है और इसका स्थान भर देती है। फिर यहाँ गर्म होती है, फिर ये ऊपर चल जाती है। तो ये चक्कर चलता रहता है, इसे हम वायु चक्कर कहते हैं। कौन सा चक्कर कहते हैं? वायु चक्कर। आगे ऐसे हम जल चक्र भी पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल कैसे कैसे बना है, कौन से पार्ट से लेके कौन से तक कौन सा मंडल है, कौन कौन सी घटना कहाँ होती है, वो सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखेंगे। ये जो डायग्राम बना रखा है अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ऊंचाई के हिसाब से दे रखा है, ये यहाँ पे है, जो यहाँ पे ये ऊंचाई दे रखी है। इसमें क्या है कि जो 10, 20, 30 ऐसे दे रखा है, ये कोई फिक्स नहीं है, बट बता देते हैं। जो हमारा सबसे नीचे वाला मंडल होता है पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं सौर मंडल, जो लिख ही रखा है इसके अंदर, सौर मंडल है। सौर मंडल के ऊपर आता है, ये भी एक बार डायग्राम बड़ा बड़ा बता देंगे, फिर उसके पढ़ने में से हम बता ही देंगे। जो उसके ऊपर वाला मंडल है सौर मंडल के ऊपर, वो है समताप मंडल। समताप मंडल और सौर मंडल और समताप मंडल की जहाँ पे सीमा है, जो बॉर्डर है, उसे हम कहते हैं सौर सीमा, जो ये दे रखी है, ये जो ग्रीन कर रखा है हमने। समताप मंडल और उसके ऊपर वाला जो मंडल है उसे हम कहते हैं मध्य मंडल। जो यहाँ दे रखा है, और मध्य मंडल और समताप मंडल है,
इसके बीच की जो सीमा है उसे हम कहते हैं समताप सीमा। मध्य मंडल और ऊपर का मंडल है उसे हम कहते हैं बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा उसे हम मध्य सीमा कहते हैं। तो हर जो मंडल नीचे वाला है जो उसके उसी के नाम की है, जो जैसे यहाँ समताप मंडल है तो ऊपर ऊपर जो सीमा होगी वो होगी समताप सीमा। इसी प्रकार सब में होगी, जैसे शोभ मंडल है तो शोभ सीमा हो गई। इसी प्रकार ये जो नेक्स्ट है जो वायु वायुमंडल, ये लगभग इसमें मतलब जो किलोमीटर 100 से ऊपर ही है लगभग सीमा। और सबसे ऊपर वाला मंडल है वो है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल और वायु वायुमंडल बीच जो सीमा है वो वायु सीमा हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से, जैसे सौर मंडल में कौन कौन सी घटना होगी वो अभी हम पढ़ेंगे। समताप में जैसे कि एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ता है सौर मंडल से, ये छोटे से एक डायग्राम से दिखाया गया है, बाकी विस्तृत रूप से यहाँ भी देखेंगे। जैसे टॉपिक से आप पता चल गया होगी वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी सतह से आरंभ होती है, और ये सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायु वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले देखेंगे हम सौरमंडल के बारे में। तो ये परत है वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई है, जैसे यहाँ 10 दे रखा है बट कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। औसत है वो है 13 किलोमीटर। तो जैसे इसकी ऐसे है, इससे देखते हैं, जो ये है ना ऐसे सीधी नहीं है, ये यहीं दे रखा है। जैसे एक जगह 18 है और दूसरी जगह 8 है, बट औसत इसकी है ना वो है 13, एवरेज इसका 13 है। हम इसी मंडल के मौजूद वायु से सांस लेते हैं। जो मौसम की सारी घटनाएं वो सारी की सारी इसी में होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं, जैसे कि वर्षा को कोहरा हो गया, ओला वर्षण हो गया, सारे इसी परत के अंदर होते हैं। तो जितनी भी मौसमी घटना वो कौन से मंडल में होगी? सौर मंडल में। नेक्स्ट है समताप मंडल। सौर मंडल जो ऊपरी मंडल है, जो सौर सीमा से ऊपर है, उसे हम कहते हैं समताप मंडल। तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक है। और ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती, ये फ्री रहती है, मुक्त है एकदम। इसमें मौसम घटना लगभग नहीं होती, मतलब मोस्टली नहीं होती है, हो सकती है बट मोस्टली नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसीलिए याद देखो आप डायग्राम से ही समझ सकते हो, जो एरोप्लेन है वो समताप मंडल में ही उड़ता है। समताप मंडल एक आदर्श महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी, जैसे ये वायु हवाई जहाज के लिए आदर्श स्थिति है, और यहाँ पर रहती है जैसे ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से, जो ओजोन है वो हमें स्किन से, कुछ भी जो पृथ्वी जितने बंदे जीव जंतु से, उनको जो पराबैंगनी किरणें होती है यूवी रेज, उनसे हमें बचाती है। जो इसके और मध्यमंडल बीच की सीमा है वो है समताप सीमा। तो इसके ऊपर वो है मध्यमंडल, ये वायुमंडल की तीसरी परत है, और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। देखो दोस्तों, अभी बताया था हमने कि 13 किलोमीटर तक ये रहती है, ये रहती है 50 तक, और ये मध्यमंडल है वो रहेगा 80 तक किलोमीटर में। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड है, और ये वो है इस परत में आके जल जाते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं अंतरिक्ष से आने वाले,
वो इसी परत में आके जल जाते हैं। कभी कभार वो नीचे भी आ जाते हैं, बट बहुत कम है। इस परत में क्या होता है कि जो घर्षण होकर वहीं जल जाते हैं, यहाँ तक आते हैं और यहाँ से इसके नीचे नहीं आ पाते हैं, इससे मध्यमंडल से। कभी कभार नीचे भी आ जाते हैं। तो जैसे कि लोनार झील है, वो उल्का से ही बनी हुई है, महाराष्ट्र में। लोनार झील। और नेक्स्ट है इसका बाह्य वायुमंडल। ये जो बढ़ती ऊंचाई से तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि जो समताप मंडल है उसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है और इसमें घटता है। सौ मंडल ऊंचाई के साथ वैसे नॉर्मली घटता है, बट समताप मंडल में टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। और आयन मंडल में परत का एक भाग है, ये वायुमंडल है, इसी को हम आयन मंडल भी कहते हैं। इसी का एक भाग है आयन मंडल। तो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 82-400 किलोमीटर। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जो हम सिग्नल भेजते हैं रेडियो के, जो रेडियो तरंग है, तो वहाँ से होते हैं ये परावर्तित। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। जो सबसे ऊपरी और परत है उसे हम बहिर्मंडल है। ये बहुत पतली परत होती है, इसमें गैसें रहती हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे हीलियम हो गई, हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु। पहले तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे जैसे एक कहानी टाइप दे रखी है, जैसे कि आज वर्षा होगी नहीं होगी, आज दिन साफ होगा, ये मतलब हमारी चर्चा चलती रहती है, इसलिए बोला जाता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे। मौसम होता है जो छोटी अवधि में परिवर्तित हो जाता है, जैसे 1-2 दिन, 1 महीने वैसे। और जलवायु वो होता है जो 30-40 या 20 वर्षों बाद में परिवर्तन हो, लंबे समय बाद परिवर्तन हो, इसका मतलब है। तो वो जलवायु होती है, मौसम होता है वो छोटी अवधि में परिवर्तन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का इसका परिमाण है उसे हम तापमान कहते हैं। ताप और शीतलता का परिमाण है जो रिजल्टेंट है उसे हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का ताप केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु में अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म होता है। यही है कि गर्मी में ज़्यादा होता है और ठंड में तभी तो शीत होती है। ये आतपन है जो एक महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे हम पृथ्वी रोक लेती है उसे ही हम आतपन कहते हैं। जो सूर्य की पृथ्वी की मान लो सतह है और सूर्य की विकिरण आ रही है, जब इसको ये कोई गैस भी हो, जैसे मान लो CO2, वो रोक लेती है, तो इसको पृथ्वी भी रोक लेती है, वापस परावर्तित नहीं करती है, तो इसे हम कहते हैं आतपन। या इसे सूर्य तप भी कहते हैं आतपन को।
की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। क्यों घटती है? ये कहना चाह रहा है कि जो ये भूमंड 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। जो भी पोल हो, वहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है जैसे, नीचे साउथ पोल है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगी तो यहाँ पे ये सूर्य तप की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों? जस्ट सिंपल लॉजिक है। यहाँ से इसको सन को हटाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है, यहाँ से सूर्य है, तो यहाँ किरणें पड़ती है डायरेक्ट। जो आपको मैंने बताया था 23 से लेके 23 साउथ और नॉर्थ, वहाँ तक सीधी पड़ती है। तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो सूर्य तप अपना भी ज़्यादा होगा। यहाँ तिरछी पड़ती है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो उसका वितरण है वो कम हो जाता है। वितरण ज़्यादा होता है बट उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से ये ध्रुवों की ओर कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर ज़्यादा बर्फ़ क्यों होती है। सूर्य तप की मात्रा कम होती है, वहाँ तापमान कम होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ तक कम पहुँचता है, क्योंकि किरणें तिरछी हो जाती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है सीधी। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो ये बहुत गर्म हो जाएगी और यहाँ कुछ फसलें भी नहीं उगेगी। गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें, धातु, कंक्रीट भवन गर्म हो जाते हैं और रात में ये ऊष्मा वापस मुक्त करते हैं, वापस छोड़ते हैं। तो नगर के भीड़ वाले जो ऊंचे भवन हैं गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? वहाँ भवन सड़कें सारी बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेस कम होता है, इसकी वजह से वहाँ तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि ये सूर्य तप आता है तो ये जो मकान हो गए वो ज़्यादा है, तो पहले सौंक लेंगे और बाद में रात में मुक्त करेंगे तो टेम्परेचर वहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट कार क्या वो है वायु दाब। तो इसमें बताया गया कि वायु हमारे शरीर पर उस दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर है वो विपरीत बल लगाता है। पता इसलिए नहीं चलता, सभी दिशा में लगाता है। इतने एक दिशा में लगे तो पता चल जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु भार द्वारा लगाया गया दाब है जो वायु दाब कहलाता है। जो ये मान लो पृथ्वी की सतह है, तो इसके ऊपर जो वायु द्वारा लगाया गया दाब है वही वायु दाब है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पे दाब तेजी से गिरने लगता है। आपने एक ये सुना होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, पृथ्वी की सतह पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये कंडीशन पृथ्वी की सतह पे बता रहे हैं हम, क्षैतिज में जो है यहाँ पे। वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पे जब दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्री स्तर पर दाब है वो सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने साथ ही घटता जाता है और वायु दाब का क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता है क्यों? कि मान लो यहाँ तापमान ज़्यादा है, टी ये मतलब टेम्परेचर है, यहाँ तापमान ज़्यादा हो तो ये सतह गर्म हो जाएगी। जब ये सतह गर्म होगी तो यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो ऊपर उठने का प्रयास करेगी, ऊपर उठेगी जो ये हल्की बन के ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा ये LP।
ऊपर उठती तो उसमें वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब है वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। वो भी आगे बताएंगे उसकी वजह से बारिश क्यों होती है, चक्रवात कैसे आते हैं। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उस दाब क्षेत्र बनाती है। जब तापमान घट जाएगा तो क्षेत्र ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो भारी होगा और भारी होगा तो हाई प्रेशर का जो उच्च दाब का क्षेत्र बनाएगा। जैसे गर्म था तो निम्न दाब था, जैसे भारी और ठंडा होगा तो हाई प्रेशर का जो फील्ड बनाएगा। और उस दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु संवेग जो ये बताते हैं इसमें कि जो उच्च दाब है तो वायु हमेशा, ये एच पी का मतलब उच्च दाब है दोस्तों, ये है एल पी। तो हमेशा वायु है उस दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये ध्यान रखना, ये आगे और भी काम आएगी। नेक्स्ट है पवन। तो ये कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर गति हुए थे उसे हम पवन कहते हैं, यानी बहती हुई वायु, उसे हम पवन कहते हैं। पवन को आप काम करते कैसे दे सकते हैं, जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब धीरे बहती है तो वहीं धूल है उसको उड़ाते हुए देख सकते हैं। ये बताइए, कभी कभी इतनी तेजी से होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। ये तो हम सभी ने अनुभव किया ही होगा। तो इसके नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पवनों के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं है ज़्यादा तो यहाँ इसी से समझा देते हैं अभी। जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसमें वायु का संचरण कैसे होता है वो बताते हैं। तो ये जैसे दे ही रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सेम ऊपर है, ये साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में। तो यहाँ क्या होता है, 0 डिग्री है तो यहाँ एक हमेशा ध्यान रखना कि जो ये दाब है ये किसकी वजह से बनते हैं और कौन कौन से फोर्स लगते हैं तब इनमें परिवर्तन होता है, ये बताएंगे पहले। सबसे पहले है कि जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, यहाँ पर सीधी किरण सूर्य किरणें गिरती है तो यहाँ रहता है तापमान ज़्यादा। तो यहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा तो दाब होगा वो निम्न दाब होगा। जब 0 डिग्री पे निम्न दाब है तो यहाँ की वायु गर्म होगी और ये ऊपर उठेगी गर्म होकर। तो 0 से बाद में कैसे कौन कौन सा आएगा, यहाँ देखो एक अलग डायग्राम से दिखाते हैं। ये 30 है, ये 60 है, सेम ये भी 60 है और ये 30 है। अब रेट से देखते हैं हम, जो ये 0 डिग्री है ये 30 है और ये 60 है। तो यहाँ क्या होता है, जब यहाँ लो प्रेशर होगा यहाँ पर तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ये उससे ऊपर जो क्षेत्रफल है तो यहाँ क्या कोरियोलिस फोर्स है, जो कोरियोलिस बल लगता है पृथ्वी घूर्णन के कारण। तो नहीं तो ये सीधे ऊपर जाके ध्रुव तक जाती। ये मिस्टर हेडली साहब ने बताया था कि ये यहाँ से गर्म क्षेत्र उठ के ऊपर ध्रुव तक जाती है जो ठंडे क्षेत्र, वहाँ से फिर वहाँ ठंडी वायु इधर का स्थान ले लेती है, बट वो पूरे में ये लागू नहीं होता है। तो ऊपर उठेगी तो तीन, एक तो बल है जो
दाब प्रवणता बल है, उसकी वजह से ऊपर उठ रही है। जब कोरियोलिस बल लगेगा तो कोरियोलिस बल हमेशा वायु के ऐसे लगता है। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता क्या है, कोरियोलिस बल क्या करता है, जो उत्तरी ध्रुव है उसमें वायु की दिशा को राइट की ओर यानी दाएं ओर मोड़ देता है और दक्षिण ध्रुव में बाएं ओर मोड़ देता है। वो भी बताएंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ हाई लो प्रेशर है, तो इससे ऊपर क्या, जब यहाँ 30 तक पहुँचेगा तो ये कोरियोलिस बल के कारण इसकी ये जो वायु की दिशा है वो आगे सीधी ध्रुव तक नहीं जाके यहाँ पे मुड़ जाती है। 1 मिनट इसको रुकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तो ऊपर का क्षेत्र वो है हाई प्रेशर। यहाँ मैं अपोजिट साइड लिख देता हूँ। ये है हाई प्रेशर। और वो तो वायु गति आपको पता ही है, हाई टू लो होती है, तो इस साइड होगी। जब ये हाई है और 60 पे रहता है हमेशा LP, तो LP है तो ऐसे जाएगी। मैंने एक तीर से दिखाया, वो सेम इस साइड भी होता है। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव में और राइट ओर मुड़ जाती है। कैसे दिशा क्या है इसकी, ऊपर से नीचे है तो इसका राइट इस साइड होगा। तो मैंने पहले ही तिरछी कर रखी है। और ये ऐसे सीधी नहीं होती, सीधी तो जब कोरियोलिस बल फोर्स नहीं लगता तब होती है। तो इसकी भी दिशा ये होती है। ये जब ये HP है तो यहाँ पे LP है, और ऊपर फिर ध्रुव है, वहाँ तो आपको पता है ठंडा प्रदेश होता ही है, तो वो रहता है HP यानी हाई प्रेशर। तो यहाँ भी पवन की दिशा क्या होगी, ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो है तो हाई से लो। सेम ये है, यहाँ हाई प्रेशर है, ये सीधी आती है जब लो की ओर। बट क्या होता है कि कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा है वो बाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण ध्रुव में बाईं ओर। तो यहाँ इसका बायां क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो यहाँ ये ग्रीन जो लाइन है यहाँ पे हाई प्रेशर है, और ये ब्लैक वाली है यहाँ पे लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में क्या होगा, हाई से लो की ओर आएगी, वायु की दिशा यही रहती है हमेशा, तो ऐसे होगी। क्यों, फिर इसका ये होती थी वैसे एक्चुअली में सीधी, बट इसमें क्या है कि जो कोरियोलिस बल लगता है इसकी वजह से दक्षिण ध्रुव है वहाँ बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये ऐसे ही। और फिर सेम यहाँ ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी ओर बढ़ जाएगी, हाई से लो की ओर सीधी जाती। बट कोरियोलिस बल के कारण ये थोड़ी मुड़ जाती। जो यहाँ पे एरो दिखा रखे हैं ना, ये सारे मैंने जो अभी समझाए हैं वही है। डायरेक्ट ऐसे इससे समझ नहीं पाते, इसलिए ये एरो दे रखे हैं। अभी यहाँ पवनों के प्रकार दे रखे हैं, जैसे क्या स्थायी पवनें क्या आती है, तो अभी पहले हम दिखा देंगे। बट ये है जो 30 से लेकर 30 तक यहाँ पे चलती है व्यापारिक पवनें, यानी ट्रेड विंड। और जो ऊपर की पवन है, तो ये जो 0 डिग्री, उसके हम नाम तो दे ही रखा, पढ़ लिया होगा आपने, भूमध्य रेखा निम्न दाब, या इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं। और दूसरा है कि उपोषण उच्च दाब, जो 30 डिग्री वाला है। ये पट्टी है, एक पट्टी है, मतलब एक ऐसे नहीं है बिल्कुल 0 डिग्री पे 30 पे ही रहेगी। 30 से लेके 35 है, 5 या 7 डिग्री का ऐसा कुछ रहता है। उपोषण उच्च दाब यानी इसे हॉर्स अक्षांश क्यों कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं कि ये भी एक डायग्राम से समझाएंगे। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और 30 पे हाई प्रेशर है। तो यहाँ से ऊपर उठेगी, यहाँ से ऐसे आएगी, और इस साइड से ऐसे नीचे की ओर आएगी।
तो ये क्या होता है कि पहले जब घोड़ों का व्यापार होता था तो पहले ज़्यादा भर के ले आता, जब ऊपर से ये प्रेशर है ये वाला, तो इसके जो यहाँ से लो प्रेशर रहेगा, वायु गर्म होगी ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठ के जो ठंडी वाली वायु है वो इसका स्थान लेगी, तो वापस ये ऊपर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ठंडी वायु हमेशा बताएगा भारी रहती है। जब भारी रहेगी तो यहाँ पे पहले वो जहाज में घोड़े अश्व का व्यापार होता था, वो भर के ले आते थे, बट यहाँ 30 डिग्री आते तो बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर पड़ता था, तो वो घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। क्यों, जहाज भी बचाना, खुद की ज़िंदगी बचाना, इसकी वजह से यहाँ पे घोड़े बहुत मरे 30 डिग्री पे, इसीलिए हम इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो ये उपोषण उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, या इसे हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। और जो 60 डिग्री का है तो वो अधोध्रुवीय है या उपध्रुवीय, जो लो प्रेशर का, और ऊपर है ध्रुवीय है, पूर्वाई भी बोलते हैं इसे, या फिर पोलर ईस्टर्ली। ये समझ गए होंगे। तो व्यापारिक पवन हो गई, जो ये 60 पे वो हो गई पचवा पवन है, और ऊपर है ध्रुवीय पवन है, ये तो समझ गए होंगे। यहाँ स्थायी पवनें दे रही, स्थायी पवनें है जो पश्चिम से पूर्वी और स्थायी पवनें है। व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवनें, जो व्यापारिक पश्चिम पवनें और पूर्वी पवनें, ये दोनों स्थायी पवनें, ये वर्ष भर चलती रहती है। मौसमी पवनें का मतलब है कि जो मौसम के अनुसार चेंज होती है। और स्थानीय पवनों का मतलब है एक क्षेत्र विशेष चलती हो, जैसे जैसे चिनूक हवा है, ये कहाँ चलती है, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, तो ये एक स्थान विशेष में है। जैसे ब्लिजार्ड है, ये कनाडा में चलती है। जैसे लू है, वो राजस्थान में, जो इंडिया में चलती है मरुस्थल में, तो वो भी एक स्थानिक पवन है। और भी बहुत पवन है ऐसे। इसी चिन्ह को फोन प्रभाव भी कहते हैं, इधर जो भूमध्य से इधर ऊपर उठती है। ऐसे बहुत स्थानीय पवन है। ये चक्रवात का दे रखा, बट उसको छोड़ दें हम। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बारिश होती कैसे है, किसकी वजह से होती है। जैसे आर्द्रता है, ये अभी इसको यहाँ पे हम समझाते हैं दोस्तों। ये मान लो कि सन है, ये सन है। जब सन विकिरण आती है, यहाँ सतह गर्म होती है, सतह गर्म हो गई तो हल्की वायु ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, और जब धूल के कण इसमें मिश्रित होंगे तो ये वर्षा की बूंदें ग्रहण कर लेंगे। वर्षा की बूंदें जब ग्रहण करेंगे, जो ये भाप है ये बूंदों में हो जाएगी, और वायु ये ठंडी होगी, ठंडी होगी तो फिर नीचे आएगी। तो इसे हम बारिश की जो ये चक्रण है, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर ये ऊपर यहाँ से गर्म होगी ऊपर उठेगी, इसे हम जल चक्र कहते हैं। बट हम कहेंगे कि बारिश किसकी वजह से होती है, कितनी टाइप की होती है। 3 प्रकार की होती है, मैनली आपको बता देता हूँ। चक्रवाती होती है, पर्वतीय होती है, और सैवनी होती है। जैसे यहाँ से आर्द्रता से वायु होगी, आर्द्रता भरी, अब इसी के आधार पर 3 टाइप की होती है बारिश। 3 प्रकार की होगी, वो है, एक तो नॉर्मल होगी, ये बताई दी जो इससे। दूसरी होती है कि जैसे ये समुद्री सतह है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ से जल वाष्प ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात के कारण जो बारिश होती है उसे हम चक्रवातीय बारिश कहते हैं। एक होता है कि आर्द्रता से भरी हवा है, ये मतलब आधे ऐसे चल रही, यहाँ पहाड़ टकरा आ गया, अवरोध आ गया, तो इसके यहाँ टकरा के ये नीचे आएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो इसकी वजह से जो बारिश होती है उसे हम पर्वतीय बारिश कहते हैं। इसके जो अपोजिट साइड में ये आर्द्रता से भरी वायु नहीं पहुंच पा के शुष्क हवा पहुंचती, तो यहाँ पे हमेशा देखो, जैसे पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट के इस साइड, जो जिस साइड ये समुद्र है उसकी साइड में बारिश होती है, जबकि उसके पीछे का जोन वो सूखा है, उसे हम शैडो जोन कहते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, तो उसका शुष्क जोन है वो।